कर्मसत्ता के खिलाफ किस तरह लड़ना। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 12, परम शांति अमन का गुर। शत्रु कर्मसत्ता है, कोई व्यक्ति या जीव नहीं। ये तो हमने एपिसोड 11 में क्लियरली समझ लिया। लेकिन इससे जीतना कैसे? तो पूज्य श्री कहते हैं कि इस शत्रु को यदि सचमुच हराना है तो एक रास्ता है। सभी जीवों का कोई कॉमन शत्रु है तो वो कर्मसत्ता है, राइट। तो कर्मसत्ता जिन सबकी शत्रु है, वैसी संपूर्ण जीव सृष्टि से मित्रता बांधनी ही पड़ेगी। यानी कि सभी जीवों से मित्रता करनी ही पड़ेगी। आपसी पर्सनल वैर को, लड़ाइयों को भूलकर शत्रु का शत्रु अपना मित्र, इस चाणक्य नीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जिस तरह एक मोहल्ले वालों की दूसरे मोहल्ले वालों से कोई बात को लेकर भयंकर झगड़े की नौबत आ जाती है, तब जिसके हाथ में जो आया वो उठाकर दौड़ता है। लाठी, पत्थर, ईंट, सोडा वाटर की बोतल आदि, सब एक होकर चलो। इस तरह चिल्लाती हुई एक भीड़ दूसरी भीड़ से टकराती है। इस धक्का मुक्की में बहुत बार गिरना, पड़ना, अपने ही साथियों की चीज़ों से खरोचे आना, पाव छिल जाना, खून निकलना, चोट लग जाना, ये सब नेग्लिजिबल बातें कहलाती है। क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति जानता है कि अरे भाई, ये तो अपना ही आदमी है, जानबूझकर थोड़े ही अपना आदमी मुझे मारेगा। थोड़ी बहुत चोट आ भी गई तो भी क्या, और यदि इन छोटी मोटी चोटों को लेकर हम आपस में ही लड़ मरेंगे तो सामने वाली पार्टी बहुत आसानी से हम पर हावी हो जाएगी। इस प्रकार दंगे फसादों में कभी कभार अपनों से भी लग जाए तो भी हम हमारे मन को मना लेते, हंसते मुंह सहन भी कर लेते, क्योंकि वहाँ अपनापन उभर रहा है कि ये तो अपना ही आदमी है, एडजस्ट कर लो। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में इस अपनेपन का चमत्कार क्रिएट करना है और निहारना है। जगत में मुख्यतया दो पार्टियां हैं, दो ओपोनेंट्स हैं। एक तरफ खड़ी है सभी जीवों की पार्टी और दूसरी तरफ है जड़ पुद्गलों की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, यानी कि कर्मसत्ता की पार्टी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा ही समझ लो, दोनों की अपनी अपनी बॉर्डर्स है। इसी तरह से एक तरफ कर्मसत्ता और दूसरी तरफ सभी जीव। कई बार व्यक्ति पुद्गलों को, यानी कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनाने की छोटी बच्चों जैसी हरकत करता है और मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उससे दूर भागती रहती है। उदाहरण पैसा ही ले लो। मान लो उसके पास मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का वैभव है और चीज़ों का राग, उसका अटैचमेंट वो व्यक्ति दिल में लेकर बैठा हो, और हो सकता है शायद उसके लिए वो अपने प्राणों का भी बलिदान कर दे, यानी कि शहीद भी हो जाए। फिर भी अगले अगले जन्मों में वह वैभव साथ में आता नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें साथ में नहीं आती है। सभी को पता है कि सब कुछ यही छोड़कर जाना है, लेकिन ये अटैचमेंट, ये आसक्ति मृत्यु के समय में और अगले अगले जन्म में उस जीव की हालत खराब कर देती है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यानी कि पुद्गल, सभी जीवों की शत्रु पार्टी है। क्योंकि जिसके हमारे लाइफ में आने से हमें भयंकर नुकसान हो, वो शत्रु ही हो सकता है। जिसको भी इस मेटेरियलिस्टिक कर्मसत्ता रूप विपक्ष पार्टी के खिलाफ जीतना हो, जो कर्मसत्ता के खिलाफ जीतने की राह पर चल रहा हो, वो कभी किसी अन्य जीव से अपमानित या इंजर भी हो जाए तो भी वह उसे निगलेक्ट करेगा, क्योंकि जीव तो अपनी ही पार्टी का मेंबर है ना। उस समय व्यक्ति यही सोचेगा कि बेचारा अज्ञानी है तभी ऐसा कर रहा है, जानबूझकर तो व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। और उस व्यक्ति का ऐसा करना भी ठीक भीड़ भाड़ में एक दूसरे के ऊपर पाव गिरने जैसा है। बस इतनी सी बात के लिए यदि मैं उसे शत्रु मान लूँ और उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दूँ तो कर्मसत्ता के खिलाफ लड़ने की बात तो हम भूल ही जाएंगे। और यदि हमारी पार्टी में ही उथल पुथल हो जाए, हमारे अंदर की एकता ही यदि टूट जाए, तो ओपोनेंट कर्मसत्ता जो है वो तो खुशी से उछलने लगेगी। याद रखना होगा कि सभी जीवों का कॉमन और बहुत बड़ा शत्रु कोई है तो वह कर्मसत्ता है, अन्य जीव नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि भाई ये कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि अगर इस प्रकार के एकता के विचार यदि हम हमारे दिल में और दिमाग में रखते हैं तो शत्रुता के भावों से बचा जा सकता है, जिसका फायदा फिर से हमें ही होने वाला है। इन सभी विचारों के बेस में दो बातों को स्ट्रांगली भर लेना चाहिए कि जगत के सभी जीव मेरी ही टीम के लोग हैं और सबसे बड़ा और कॉमन दुश्मन कर्मसत्ता है। सेकंड पॉइंट को मन में अगर जमा लिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट को टिकाना नहीं पड़ेगा, वह बात मन में अपने आप बैठ जाएगी। और हाँ, कर्मसत्ता के सामने जो जंग खेलने के लिए रणभूमि में कूद पड़ा है, उसके लिए तो वैसे भी हर एक जीव मित्र रूप ही है। क्योंकि अच्छा बिहेव करने वाला यदि मित्र कहलाता है तो खराब बिहेव करने वाला व्यक्ति परम मित्र कहलाना चाहिए, क्योंकि वह अपने खराब अथवा खराब आचरण से हमारे कर्मों का नाश करवाता है। इसलिए कर्म का नामो निशान मिटाने में वह अपना अपूर्व योगदान देता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। वह जितनी तकलीफ देगा उतने ही जीव के कर्म ज्यादा नाश होंगे यदि समता से वह जीव सहन करेगा तो। परेशान करने वाला व्यक्ति, तकलीफ देने वाला व्यक्ति शत्रु या मित्र। कोई परेशान करता हो तो सामान्य व्यक्ति उसे शत्रु समझेगा, लेकिन साधक व्यक्ति उस परेशान करने वाले व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है। वो तो ये सोचेगा
कि ये परेशान करने वाला व्यक्ति मुझे परेशान नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा, परेशान उत्सर्ग खड़ा नहीं करेगा, तो मेरे कर्म कैसे कटेंगे। इसलिए परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला व्यक्ति, त्रास देने वाला व्यक्ति शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। अपने गोल को अचीव करने में जो हेल्प करता है उसे हम परम मित्र ही कहते हैं, राइट। अपना गोल क्या है? कर्मों को नाश करने का, राइट। और कर्मों को नाश करने में जो हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करे वो तो परम मित्र ही हुआ। कर्मों को नाश करने में सबसे ज़्यादा हेल्प परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला, त्रास देने वाला व्यक्ति ही करता है। लेकिन कंडीशन यही है कि समता से सहन करना होगा। एक स्कंदाचार्य जी की कथा आती है जिसमें पालक ने स्कंदाचार्य जी के 500 शिष्यों को घानी में पीसकर खत्म करने का कार्य किया। लेकिन उन 500 शिष्यों ने उस पालक को शत्रु नहीं माना, परम मित्र माना, तो उन्हें केवल ज्ञान मिल गया। यानी कि केवल ज्ञान का गोल अचीव करने में उस पालक ने तो एक एंगल से हेल्प ही की है। एक खंदक ऋषि की कथा आती है जिसमें एक व्यक्ति खंदक ऋषि की जीते जी चमड़ी उतारने का भयानक कार्य कर रहा है। लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचारधारा में खंदक ऋषि चमड़ी उतारने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ को तकलीफ ना हो वैसा में खड़ा रहो। खुद की चमड़ी उतारने वाले व्यक्ति को भी अपना मित्र माना। गतसुकमाल मुनि की कथा आती है। विवाह के बाद नेमिनाथ प्रभु की देशना सुनी, वैराग्य हुआ और दीक्षा ली। सोमिल ससुर क्रोधित हुआ और गजसुकुमाल मुनि के सर पर मिट्टी की पाल में धधकते जलते अंगारे डाल दिए। लेकिन गजसुकुमाल मुनि सोच रहे हैं कि अरे मैं तो जमाई के तौर पर अच्छा काम कर रहा हूँ, मुक्ति से विवाह कर रहा हूँ, और ससुर जी ने तो आकर शाबाशी दी है, लाल चुनरी की पगड़ी मेरे सर पर बांधी है। सर पर अंगारे डालने वाले अपने ही ससुर को अपना सहयोगी माना, मित्र माना। बस इन सात्विक विचारों ने काम कर दिया और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। कर्म सत्ता को घुटने टेकने पड़े और हार माननी ही पड़ी। दुनिया के व्यवहारों में डूबा हुआ व्यक्ति जो तत्वों को नहीं समझता, धर्म आत्मा आदि को नहीं समझता, कर्म सत्ता को नहीं समझता, वह व्यक्ति भले अपने 25-50 करीबियों को ही अपना मानता है और दूसरों को वह भले पराया माने। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को, आत्मा को, तत्वों को समझाए, कर्मों को समझाए, कर्म सत्ता की तकलीफों से परेशान है, कर्म सत्ता के कॉन्सेप्ट को समझाए और धर्म सत्ता की शरण स्वीकार कर जिसने कर्म सत्ता को चैलेंज किया है, उसको तो यह मानना ही चाहिए कि हर एक जीव मेरे मित्र है और किसी भी व्यक्ति को वह पराया नहीं मानेगा। युधिष्ठिर का कैलकुलेशन काम में लेना चाहिए। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने विनंती की कि दुर्योधन आदि को किसी ने बंदी बना लिया है, आप उन्हें छुड़वाइए, मैं सहाय की भीख मांग रही हूँ। भानुमति की बात को सुनते ही युधिष्ठिर खड़ा हो गया। भीम और अर्जुन इस बात पर उनसे सहमत नहीं थे कि जब दुर्योधन अपना शत्रु ही है तो क्यों उसे दुख से छुड़वाया जाए, अपना पाप वह भुगतेगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं, घर में भले हम 5 ही है, मगर जब कभी बाहरी शत्रु का आक्रमण होता है तब हम 5 नहीं पूरे 105 है। दुर्योधन आदि आखिर हमारे भाई ही है। और यह कहकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन वगैरह को मणिछोड़ विद्याधर से छुड़वा दिया। ये गणित था युधिष्ठिर का। कॉमन बड़ा शत्रु है तो उसके खिलाफ सबको एक होना ही पड़ता है। जब जनता पार्टी आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी करीबन 16 वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रही। इस बीच 2.5 वर्ष तक श्री मोरारजी देसाई की जनता सरकार सत्ता में आई। जनता पार्टी की जीत हुई। मुख्य कारण था इंदिरा सरकार द्वारा इमरजेंसी, महंगाई आदि। जनता परेशान हुई और नए चुनावों में इंदिरा जी का स्थिर सिंहासन अस्थिर कर दिया। इंदिरा सरकार को आखिरकार हटना पड़ा और जनता सरकार आई और हर चीज़ सस्ती हो गई। 6 से 7 रुपये पहुंची हुई शक्कर 2.5 रुपये की हो गई। अन्य चीज़ों में भी भावों को घटाया गया और महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। इतना सब कुछ हुआ, फिर भी जनता सरकार ने अपने 5 वर्ष को पूरे नहीं किए। बीच में चुनाव करना पड़ा और कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों? इसीलिए कि एकता की नींव हिल गई, इसीलिए कि कुर्सी की लालच ने हर एक को विचलित कर दिया। अंदर ही अंदर आग लग गई। कईयों को विचार आने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनता हूं। एक फैक्ट को सभी भूल ही गए कि हमारी मुख्य ओपोनेंट पार्टी तो कांग्रेस है। लड़ना तो उससे था, मगर लड़ने लगे अंदर ही अंदर। एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं कि खुद का ही घर फूंक दिया। खुद तो बने नहीं, लेकिन खुद के सदस्यों को भी नीचे ला दिया। अब सोचिए, इस पर्सनल लड़ाई में फ़ायदा किसे हुआ? ऐसा आज की राजनीति में भी होता ही है, हम देखते ही हैं। हमें तो इससे यह सीखना है कि जो मेन एनिमी यानी कि मेन कॉमन ओपोनेंट को भूलकर आपसी झगड़े से बाज नहीं आते, उन्हीं का ऐसा परिणाम होता है। याद रखिए कि कॉमन शत्रु के सामने सभी को एक होना ही पड़ेगा, वरना जीतना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुल मिलाकर हमारा असली शत्रु कर्म सत्ता है और कर्म सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए हर जीव को अपना मानना ही होगा। तकलीफ नहीं देने वाला भी अपना है और तकलीफ देने वाला भी अपना ही है। पर्सनल फाइट्स को भूलना ही पड़ेगा, वरना कभी भी कर्म सत्ता के खिलाफ हम जीत नहीं पाएंगे।
देखने जाए तो हम एक बहुत बड़ी भ्रम में फंसे हुए हैं। इस भ्रम का एनालिसिस डेप्थ में देखेंगे अगले एपिसोड में। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में hrudayoddgar.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महावीर।